8वां 9वां 10वां 11वां 12वां सारा इंपॉर्टेंट है ना। ये छठवां थोड़ा कम आता है, बाकी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप है ना इन सभी को अच्छे से पढ़ना भाई। अब चौथे से लेके 13वें तक कुछ भी आ सकता है, 1 नंबर 2 नंबर में आएगा। तो चौथे से लेके चौथा 5वां ज़्यादा पूछता है। फिर ये आ जाओ 8वां 9वां, अच्छे क्वेश्चन नहीं है ना। तो आपको इन सभी को पढ़ना है। 7वां तो हो ही गया, 8वां चलते हैं ना। तो 8वें में आप ध्यान से समझो, एक व्रत है और व्रत के परिगत, परिगत का मतलब होता है बाहर, व्रत के बाहर एक चतुर्भुज खींचा गया है जिसका नाम दिया गया है ABCD। और हमें कह रहा है कि आकृति आपको 10.12 दे रखी है, उसमें आप इसकी आकृति देख सकते हो। और हमें ये सिद्ध करना है कि AB + CD इसका जो मान है वो बराबर होता है AD + BC के। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक व्रत बनाइए और व्रत के बाहर आपको चतुर्भुज खींचना है जिसका नाम ABCD है। और हमें ये सिद्ध करना है कि AB और CD दोनों को जोड़े तो ये बराबर आता है AD + BC के। सही है ना। तो पहले तो अपन बना लेते हैं चित्र। वो अपनी वाली लिया चेयर लाया करो यार, सारा सामान लाया करो एक साथ ही। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि आपको इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कोई सूत्र वगैरह कुछ याद नहीं करना है। आपको एक तो प्रमेय 6.1 याद करनी है, एक प्रमेय 6.2 याद करनी है। अगर आपको ये दो प्रमेय अच्छे नॉलेज है तो हाँ 10वीं बात करें ना, तो प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2 याद करनी है। आपको इनका अच्छा नॉलेज है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखते हैं अपन इस क्वेश्चन में। अरे अरुण खड़ा हो रे, क्या दिक्कत है भाई तेरे, खड़ा हो जा। क्या दिक्कत है तेरे बता, हैं? अरे ऊपर मुंह कर, ऊपर, क्या दिक्कत है तेरे? वो आया है क्या छोटा वाला? आ गए? तो लड़ते लड़ते आए हो, प्यार से आए हो? लड़ते लड़ते आए हो, प्यार से आए हो? और घर पे क्या करते हो? मतलब ये आदमी इतने वो है निठल्ले, समझते हो ना, निठल्ले से भी ज्यादा अगर नीचे कोई जात होती है ना वो है ये। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि भाई घर जाके खोल ले, 1% किताब नहीं खोलते ये। इसकी मम्मी है ना पीछे पड़ी रहती है, लेकिन नहीं, मम्मी को तो तुम खा देते हैं ये। कौन है तू? पापा को भी ऐसे समझते हैं कि ये तो ऐसे फटी चढ़ा आदमी, अपन सही है बस। हमें इन्होंने जन्म दिया है ना, इनकी गलती है जन्म दिया है। हमने कहा था हमें पैदा करो, नहीं, ये जबरदस्ती कर रहे हैं पैदा। ये देखो आप, मैंने तो मना और किया था कि पैदा मत करो, है ना रे, पर जबरदस्ती पैदा कर दिया। इसने मना भी किया था कि नहीं मेरे को पैदा मत करो, पर जबरदस्ती कर दिया इसको बेचारे को। आज तब ये गाली सुनाता है उनको। मतलब कोई मतलब नहीं है इनको कि घर जाके अपन माता पिता से कैसे बात करते, कोई मतलब नहीं। मम्मी बोल रही तो बोलने दो, तो मेरा क्या लेगी। रो रही है तो रोने दो, तो मर रही है तो मरने दो, तो मेरा क्या है। जबरदस्ती पैदा कर दिया, ये देखो, पालने की औकात नहीं, पैदा कर दिया। इन्हें कोई मतलब नहीं है। तुम सोच रहे हो ना ऐसे, जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो किसी और का हो सकता है क्या? किसी का नहीं हो। जिन्होंने उनको दुनिया दिखाई है कि बेटा ऐसी दुनिया होती है, तो उनका ही नहीं हो सकता तो वो किसी आस पड़ोस वाले का हो सकता है क्या, तुम बताओ। तो इसके कोई दोस्त है तो वो दोस्तों का हो सकता है, ये अपनी भाई बहनों का हो सकता है। जिसने इनको जन्म दिया उनकी ये सुनता नहीं है, तो तुम्हारी क्या सुनेगा, और मेरी सुन लेगा फिर ये स्थिति है इसकी। इसकी मम्मी 4 बजे उठ के लावणी में जाती है। लावणी समझते हो नहीं? अब कौन लेके जाता है उसको, ये पेट है ना, ये भूख, वो लेके जाती है इसको। वो 4 बजे उठती है और 4 बजे उठ के लावणी में जाती है इनके लिए खाना बना के, कि बेटे बेचारे स्कूल जाएंगे यार, आज जल्दी उठूंगी तो जल्दी इनका काम शाम जल जो भी है इनका खाना बना के जल्दी पहुंचूंगी, तो वहाँ पे जल्दी जाऊंगी तो धूप से बच जाऊंगी तो जल्दी काम हो जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे तो घर भी चल जाएगा।
मतलब वो आती है ना तब तक तो ये नहाते नहीं है। वो 4 बजे उठ के इनको कहती है उठ जाओ रे, उठ जाओ, पढ़ लो रे, नहीं, धमका देते हैं। उसके हाथ में छाले पड़े हुए हैं, इनको पता ही नहीं है पर कि हो क्या रहा है। देख इसको ऐसे कहो तू जाए एक दिन 4 बजे उठ के लावणी करने जाए, देख कितना कितना मजा आता है। उसके ज्यादा पेट है क्या, या उसको ज्यादा भूख लगती है? अरे ऊपर देख ऊपर, उसको ज्यादा भूख लगती है क्या, या वही 50-60 रोटियां एक साथ खाती है जो ज्यादा कमाना पड़ता है? अरे वो इनके लिए ही तो जाती है ना कि मेरे बच्चे हैं वो भूखे नहीं रहे, इनको समय से हर चीज मिले, इनको समाज में अच्छी इज्जत मिले, या समाज वाले ऐसे बुरी नजरों से नहीं देखे, इसीलिए तो जाती है वो सुबह उठ उठ के। नहीं उसको मजा आता है क्या, वो भी इनकी तरह आराम से 7 बजे उठे। इसका पिताजी है, पूछ लो चाहे इससे मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, वो ड्रेस को धोता नहीं है साबुन की वजह से कि 25 रुपए का साबुन खर्च हो जाएगा। 25 रुपए का आता है ना साबुन, वो खर्च हो जाएगा, उस वजह से वो एक ड्रेस को 10-10 दिन तक पहन के चलाता है। फट रही है पर उसके से लगा के, आज कोई पहनता है क्या आज ऐसे फटी हुई को टाँका लगा के? इसके पिताजी पहनते, पूछ लो जाए इससे। और इसकी ड्रेस देखो आप, है क्या कहीं से फटी हुई है? देखो देखो इसकी तरफ है क्या फटी हुई कहीं से? मेरे को ये लगता है वो सर्दियों में भी स्वेटर भी नहीं पहनते होंगे। उनकी तबीयत में कल परसों गया खराब हो रही थी, दिखाने नहीं गए वो। दिखाने क्यों नहीं गए कि जाऊंगा तो 500 रुपये खर्च होंगे। अब 500 रुपये हों भी तो सही ना जेब में, खर्च क्या करके आए? जेब में भी जरूरी है, वहाँ फोकट वाली जेब लेके थोड़ी डॉक्टर के पास जाए। डॉक्टर तो जाते फीस तो मांगता है ना, 100 रुपये तो फीस पर्ची के ले लेता है, फिर दवाई देते हैं उनके पैसे, तो वो पैसे आए कहाँ से? तो वो दिखाने ही नहीं गए, मतलब उनसे खड़ा नहीं हुआ जरा। लेकिन इनको पता ही नहीं, बीमार हुए थे क्या तेरे पापा 10-5 दिन पहले? अरे हुए थे क्या? इसको सतुना ही नहीं है, बोलो इसको पता नहीं है कि पापा बीमार हुए थे क्या? ये कंडीशन है, उन्होंने गलती कर दी इनको जन्म देके। अब ये सोचो आप कि वो अभी तक कमा रहे हैं ना, तभी उनका साथ नहीं दे रहे, बुढ़ापे में उसको खाना वगैरह ये दे देंगे? इनका खुद का पेट नहीं भरेगा, देख लेना चाहिए। ये खुद का भर लेना तो बता देना मेरे को कि इनका खुद का भर गया है पेट, ये उनको क्या खिलाएंगे? एसआर स्कूल में और जाता है बाबूजी, फिर एसआर में पढ़ूंगा? अरे स्थिति तो देख घर की, एसआर में तो पढ़ ले तू, बस का किराया अलग से, वहाँ जाने आने का खर्चा, फिर वहाँ पे स्कूल की फीस। अब इसको ये पता नहीं है कि मैं चलो जा रहा हूँ एसआर में, कोई बात नहीं, स्कूल में कोई से में पढ़ो, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है पढ़ने की, पर पढ़ो तो सही फिर वहाँ जाके। भाई पैसे ही नहीं है देने को, फिर भी तेरी इच्छा पूरी कर रहे, उनके पास फीस नहीं है देने को 1 रुपये ही, लेकिन फिर भी है ना इसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा कह रहा है चलो डाल दो कोई बात नहीं, फिर भी नहीं पढ़ रहा है वहाँ पे। ये देखो आप इसकी सबसे देखो बात, मतलब इसको पता है कि मैं जा रहा हूँ और मैं पैसे बर्बाद कर रहा हूँ, इसको इतना पता है, लेकिन फिर भी नहीं। या तो फिर छोड़ दे पढ़ाई भाई, सरकारी में पढ़ ले, जब पढ़ना ही नहीं है तेरे को तो फिर यहाँ सरकारी में एडमिशन ले ले भाई, तू यहाँ पे पढ़ चाहे मत पढ़, पैसे तो नहीं लगेंगे। और वो इसकी फीस देने के लिए दूसरे आदमी से कर्जा उठाते हैं, फिर कर्जा होता है जैसे 20,000 उठाए तो ब्याज तो लगता ही है ना पैसे के, तो 20,000 तो मूलधन लेगा, फिर इनका इंटरेस्ट और देगा वो, और वो इंटरेस्ट देगा ना, तो इंटरेस्ट देने के लिए फिर वो दूसरे से उठाएगा। 20,000 मैंने इससे लिए, फिर 1 महीने का नाम लिया तो इसको 22 देने हैं ना, तो फिर दूसरे से मैं 22 उठाऊंगा, 2,000 रुपये कर्जे में और हो गया ना मैं, फिर इसको 22 देने के लिए वापस इससे 24 उठाऊंगा मैं, फिर 24 हो गए 20,000 के, फिर 24 देने के लिए मैं 26 उठाऊंगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो बढ़ता ही है ना पैसे पर। फिर 26 उठाने के लिए फिर 26 दूंगा तो 28 उठाऊंगा, ऐसे 15-20 हजार का एक साथ कर्जा हो जाएगा, फिर 15-20 और हो जाएगा, फिर 15-20 और हो जाएगा, और फिर घर में कोई समस्या हो जाएगी, या तो कोई बीमार हो जाएगा, या किसी के बात पे जा जाएगा, या फिर और कोई समस्या हो जाएगी, फिर उधर चिप जाएंगे 10-20 हजार रुपये। तो 10-20 तो पहले से नीचे था, 10-20 वो उधर से और हो गया नीचे, हो गए 40-50 हजार रुपये। अब 40-50 हजार रुपये का इंटरेस्ट हो गया साथ साथ, 2 महीने रख लिए तो 10,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया साथ फ्री।
फिर इनकी फीस वाले फ़ोन करने लग जाएंगे, सर फीस पे जो नहीं बच्चे को निकालेंगे। फिर इनको बेइज्जती भी होती है इनकी, ये क्या है बहुत इज्जतदार आदमी है, तो इनकी फिर बेइज्जती होती है। फिर ये घर पे रूस जाते हैं, फीस दो मेरे को आज की आज ही दो, मैं तो जाऊंगा ही नहीं कल से, छोड़ दो पढ़ाई। मतलब ऐसे कहते हैं जैसे मैं वहां पे जाके पूरा पढ़ता हूँ पूरे पीरियड, और पूरा ध्यान फोकस बोर्ड पे रहता है, मैं तो एक दिन नहीं जाऊंगा तो मेरी तो लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी, इतना कुछ पढ़ता हूँ मैं वहां पे। मतलब ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं वहां पे जाता हूँ ना तो सिर्फ जाता किस लिए हूँ, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए जाता हूँ, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर ये फीस लेते हैं ना तब, जब फिर इसकी इच्छा करने के लिए पूरी वो फीस के लिए पैसे उठा के लाएंगे। फिर सर्दी आ जाएंगी, फिर इसको फिर स्वेटर भी तो चाहिए, भाई गंदी पुरानी तो चलेगी नहीं, इनके बेइज्जती हो जाए बेचारे की। फिर नई स्वेटर चाहिए इनको ब्रांडेड, फिर ब्रांडेड स्वेटर लाएंगे 500-700 रुपए की अच्छे वाली, 1000 रुपए की भी आ जाए। फिर जूते भी चाहिए इनको, फिर छोटी वाली जुराब चाहिए, बड़ी वाली तो नहीं, वो तो यहाँ तक अच्छी थोड़ी लगती है, इतनी थी पहनेंगे हम तो छोटी छोटी, तो वो क्या है अच्छी लगती है। जब पैंट ऊपर हो जाए ना ऐसे, तो फिर जुराब दिखे तो ऐसे लिखा हुआ ना चाहिए रिबॉक एडिडास ऐसे, तब अच्छी लगे वो। कि बड़ियों में तो फिर बदबू वगैरह ऐसे आने लग जाती है यार, फिर बेइज्जती हो जाए इसकी बेचारे की। ऐसे ऐसे नहीं, फिर पढ़ता इतना है कि आप सोच ही नहीं सकते, इतना पढ़ता है ये, दिन रात एक लगा रहता है ये, इनको सतुना ही नहीं है बिल्कुल। तुम क्यों आता है भाई मेरे पास, इधर देख इधर, हेलो, मेरे पास मत आया कर बेटा, ना मेरी तरफ से आप फुल छुट्टी है, आपको छुट्टी करो आप, एक भी दिन फ़ोन नहीं करूंगा मैं घर वालों को कि कैसे नहीं आया क्यों नहीं आया, मेरी तरफ से फुल छुट्टी है आपकी। कोएम पढ़े तो कोएम पढ़ जाओ आप जाके, चाहे मेरी तरफ से, क्योंकि मैं थक गया हूँ बेटा आप दोनों को समझाते समझाते। 3 साल हो गए इनको समझाते हुए, हर तरीके से समझा लिया, पीट के समझा लिया, मुर्गा बना के समझा लिया, प्यार से समझा लिया, कोई तरीका इन पे काम नहीं करता है। जब ये खुद के माँ बाप की खाने की स्थिति में ये देख रहे हैं कि खाना उनसे पूरा नहीं खाया जाता, ये स्थिति है कि घर पे अच्छे से दाल रोटी नहीं मिल रही, तो अपन पढ़ ले यार, मैं बड़ा हूँ तो थोड़े दिन बाद जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आएंगी, तो मैं घर चलाऊँगा, तो मैं ऐसे थोड़ी है कि ऐसी लाइफ में ही जीऊँगा सा हमेशा ही। लाइफ को अच्छी बनाना कि आपके हाथों में है। अब जो बड़ा ये बड़ा है, तो अभी थोड़े दिन बाद जैसे 10 साल 5 साल बाद जिम्मेदारियाँ किस पे आएंगी, इस पे आएंगी, तो फिर ये भी ऐसे ही चलाएगा काम। अभी ध्यान नहीं दे रहा, फिर ये दारू पानी पिएगा, बढ़िया काम करेगा, खुद मस्ती मस्त रहेगा, पीछे घर वाले चाहे पड़े रहो कुछ भी करे, हमें क्या मतलब है। मतलब ये सुनते ही नहीं है घर की। मैं ये अफसोस करता हूँ यार, इनके घर वालों की भी अफसोस, घर वालों की क्या गलती है बताओ। घर वाले रात को 10 बजे आ रहे हैं, इनसे कह रहे हैं उठ जाओ, सो रहे हैं बाबूजी मस्त, 9 बजे तो सो रहे हैं फटकार के, क्यों खाना बना हुआ मिल ही जाता है, जाओ और दबा के खाओ, पानी पियो और सो जाओ फुल, ये है इनका काम। इधर देख इधर, मत आया कर, है ना, तेरी इच्छा हो ना तो आ जाएगा, नहीं मत आया कर, पढ़े तो पढ़ ले, नहीं कुछ मत कर भाई, 2 साल और रुक जा, मैं बताऊंगा, मैं इधर ही रहता हूँ, इधर ही, इधर देख इधर, आस पड़ोस में रहूंगा मैं, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, तेरे को मैं बता दूंगा क्या स्थिति होगी। इधर देख इधर है, इधर देख, स्टाम्प लेके आ जाना, मेरे से साइन करवा ले जाना, समझ गया ना। इस कंडीशन में अगर पास हो जाए ना, पास होना तो बहुत दूर की बात है, सक्सेस हो जाए ना जिंदगी में, कोई 5 रुपए की नौकरी दे देना, मेरे को कह देना ये नौकरी भी नहीं कर सकते, इनसे काम नहीं होता है, बैठ जा नीचे, क्योंकि जो फैशन में आ जाता है ना बच्चा, उससे काम वाम कुछ नहीं होता है, फिर इनको इज्जत प्यारी लगने लग जाती है। इनकी इज्जत क्या है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है यार, इनकी इज्जत कैसी इज्जत है ये। अभी मैं तो चाहे 50 आदमी खड़े हो, मेरे को झाड़ू निकालनी है, मैं निकाल देता हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ ना इधर का, डायरेक्टर का मतलब समझते हो ना, इस संस्था का मालिक हूँ मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही होगा इधर, तो इसका मतलब मैं तो एटीट्यूड वाला हूँ एकदम, झाड़ू तो हाथ में कैसे पकड़ू, इज्जत खराब हो जाए तो, इज्जत ही बहुत ज्यादा है ना इनकी तो इतनी इज्जत है कि इनकी तो खराब हो जाती है तुरंत, इतनी इज्जत है इनके बेचारों की, जबकि इनको जानता कोई नहीं है। बोलो इनको नमक की थैली नहीं दे उधार में कोई, अगर ये लेने जाए ना 2 रुपए का लूण, तो 2 रुपए का लूण नहीं दे इनको कोई, और इनकी इज्जत है फिर, ये देखो आप क्या है, मतलब क्या ही है, बोले इज्जत खराब हो जाए।
8वां क्वेश्चन देखो, जिसको पढ़ना है ना वो इधर ध्यान रखना, जिसको नहीं पढ़ना वो इसकी संगत में आ जाना, है ना। अगर जिसको बर्बादी की लाइन में जाना है ना तो आप ट्यूशन ले इससे, एकदम शानदार। ये कोचिंग चलाता है बदमाशी की कोचिंग, तो शानदार तरीके से आपको बदमाश सिखाएगा। आप इनसे संपर्क कर सकते हो, इसके नंबर वगैरह ले लेना आप, है ना। देखो आप क्वेश्चन है कि एक वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब समझा दिया ना मैंने, बाहर। तो अपन एक बना लेते हैं पहले वृत्त। अब इसको आप ध्यान से समझना एक बार, है ना। क्वेश्चन कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर है 8वां। एक वृत्त दे रखा है ऐसे, और वृत्त के परिगत देखो टच होते हुए जा रही है सारी लाइन, आप देख रहे हो ना, टच होते हुए वृत्त है ना, वृत्त के टच होते हुए फिर जा रही है। एक लाइन बनाता हूं मैं, ये वाली टच होते हुए आपको बनानी है। एक लाइन बनाता हूं मैं ये वाली, ऐसे कोई वृत्त है, वृत्त के चारों तरफ एक चतुर्भुज है जिसका नाम क्या दिया इसने? ए बी सी डी, है ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये है बेटा बिंदु, है ना। ये है स्पर्श बिंदु, भाई वृत्त को स्पर्श करें तो स्पर्श बिंदु हो गई। और ये है पी क्यू आर एस, ये बिंदु है पी, ये है क्यू, और ये है आर, और ये है एस। और हमें सिद्ध क्या करना है वो देखो आप, बताना सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ए बी प्लस ए बराबर है ए डी प्लस ए। अब ये चारों चीजें कहाँ आ रही है? देखो ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, एक तो नीचे वाली एक ऊपर वाली। यहाँ पे ए डी और बी सी, ए डी ये रही, बी सी ये रही। अब ये जोड़ में तो कैसे आएंगी? इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। कुछ करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है सर, परिमेय हमारे पास दो ही हैं। एक परिमेय कौन सी? परिमेय 10.1 जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो 90 डिग्री का तो काम ही नहीं आएगा कहीं। तो परिमेय 10.1 तो खत्म करो आप, चलो परिमेय 10.2 में। 10.2 क्या कहती है? स्पर्श रेखा है दो, कोई बाह्य बिंदु से डाली गई तो उनकी लंबाई क्या होती है? बराबर। तो सर स्पर्श रेखाएं हैं क्या? आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि ये कोई बाह्य बिंदु है। इन सबको भूल जाओ आप, इस बिंदु को देखो, ये कोई बाह्य बिंदु है। ये स्पर्श रेखा है कि नहीं है? ये स्पर्श रेखा है कि नहीं है? मतलब ये बी क्यू और बी पी दोनों स्पर्श रेखाएं हैं कि नहीं है? तो बी क्यू और बी पी दोनों की लंबाइयां बराबर होगी कि नहीं होंगी? किससे होंगी? परिमेय 10.2 से होंगी। ऐसे ही सर आप इस बिंदु को भूलो थोड़ी देर, अब इस बिंदु को देखो। इस बिंदु को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ए एस और ए पी दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, और बाह्य बिंदु से वृत्त पर डलनी है, तो सर दोनों की लंबाइयां क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। सर अब इन दोनों बिंदुओं को छोड़ो, इस बिंदु को देखो, इससे हमें क्या पता चला? क्या हुआ बेटा? इस बिंदु को देखो तो आपको पता चलेगा सी आर और सी क्यू दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, और दोनों की लंबाइयां क्या होंगी? परिमेय 10.2 से। और ऐसे ही सर हम इस बिंदु को देखें तो ये भी एक बाह्य बिंदु है, और बाह्य बिंदु है तो डी आर और डी एस भी क्या होंगे? बराबर। किससे? परिमेय 10.2 से। सही है ना। तो ये वाली परिमेय लगाता हूं मैं, परिमेय 10.2 से। परिमेय 10. बताओ इनमें कोई दिक्कत है क्या? जो बताया उनमें नहीं है ना। अब परिमेय 10.2 देखोगे तो आप पता चलेगा ए एस ए पी दोनों क्या हैं? सर ए एस बराबर है किसके? समीकरण नंबर दे देंगे इसको। ऐसे ही सर देखो बी पी और बी क्यू भी आपस में क्या होंगे? बी पी बराबर है समीकरण नंबर है। ऐसे ही सर सी आर और सी क्यू भी आपस में क्या होंगे? सी आर बराबर है समीकरण नंबर है। ऐसे ही सर डी आर और डी एस भी आपस में क्या होंगे? सही है ना। बोलो कोई दिक्कत है तो। अब आप देखो हमें क्या क्या चाहिए। सर ए बी चाहिए तो ए बी आ रहा है ना। हमें क्या चाहिए? सी डी आ रहा है ना। इधर हमें क्या चाहिए? ए डी आ रहा है ना। बी सी आ रहा है ना। अब बाकी वाले अपन हटा देंगे, कैसे हटाएंगे देखो।
मैं कह रहा हूं कि समीकरण नंबर 1 2 3 4 सबको ऐड कर दो आप। तो ऐड करेंगे तो देखो ये है बायां पक्ष, तो LHS में LHS ऐड होगा, RHS में RHS ऐड होता है। तो LHS वाला अलग ऐड कर लो, RHS वाला अलग ऐड कर लो। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर। अच्छा, जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, देखो यहाँ पे LHS है ये, तो सारे LHS एक तरफ हो जाएंगे। RHS है, सारे RHS एक तरफ। इनको जोड़ेंगे कैसे सर, AS प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर है, तो RHS एक तरफ, AP प्लस BQ प्लस प्लस, बोलो यही है ना। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, AB चाहिए, तो सर AB कहाँ है, AB ये रहा। अब AB का मतलब क्या है, AP प्लस में PB बोल दो या BP बोल दो, एक ही बात है। मतलब जहां पे AP जुड़ रहा है किसमें, PB में, तो वो कौन सी रेखा बना रहा है, AB रेखा। तो सर AP कहाँ है, इधर दे दिया क्या, AS कहाँ है, AS और DS, AS और उल्टा लिख दिया क्या अपन ने, हैं, AS BP AS, अरे उल्टा लिख दिया, इधर आएगा AP, इधर आएगा AS, और AP बराबर है AS के, सही है ना। ऐसे ही BP बराबर है BQ के, BP बराबर BQ। ऐसे ही CR बराबर है CQ के, तो CR कहाँ है, ये रहा। CQ कहाँ है, इधर कर दिया ना इसको, CQ और CR, ये DR और DS, इसको भी उल्टा कर दिया, DS और DR। किधर आ गए, 2 AP, और तो हटेगा ना ये, लाउड डस्टर दो। इनको वापस से लिखते हैं यार सही से, उल्टा सीधा लिख दिया। देखो इधर, यहाँ पे देखो AP और AS दोनों बराबर है ना, AP बराबर में AS, समीकरण नंबर हो गया 1, AP AS। ऐसे ही यहाँ पे BP BQ, BP बराबर है BQ, समीकरण नंबर है। अब चलो आप इधर क्या लिखा है, BP लिख दिया ना, और इधर लिख दिया BQ, तो यहाँ पे देखो CR और CQ, तो CR बराबर में CQ, समीकरण नंबर 3। अब CR लिखा तो इधर DR और DS, DR बराबर DS, समीकरण नंबर 4, आपस में बराबर होंगे। अब इन समीकरण नंबर 1 2 3 4 को जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं तो LHS LHS में जुड़ेगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर बताना AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखो आप यहाँ पे देखो AP है तो AP, BP है BP, दोनों का योग क्या बनेगा, AB, इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ AB प्लस CR और DR, CR कहाँ है, CR और ये रहा DR, तो CR प्लस DR क्या बनेगा, CD, CD बनेगा ना, बराबर। अब देखो यहाँ पे AS कहाँ है, AS और क्या चाहिए DS, तो AS और DS दोनों का योग क्या बनेगा, AD, तो ये बन गया AD प्लस BQ और CQ, ये BQ और ये CQ क्या बनेगा, और हमें यही तो प्रूव करना था कि दोनों का योग आपस में क्या होता है, बराबर। हैंस तो ये लिखते वक्त सही लिखना है ना, कैसे लिखोगे, जिस तरफ से शुरू करोगे उसी तरफ खत्म करना है इसको।
आपने लिखा सबसे पहले AP, नीचे वाला लिखा ना, तो नीचे वाले कहे अनुसार लिखना है। AP इसके बाद में BP चाहिएगा तभी आएगा AB। ऐसे मत लिखना AP AS फिर इधर BQ BP लिख दो। तो BQ BP लिखोगे तो ये BQ इधर आ जाएगा, इधर आते ही फिर जुड़ने पे समस्या हो जाएगी। हमें इसे सिद्ध करना है, उस प्रकार से इसको लिखना है, ठीक है। अब इसको छापना नहीं है, आपको क्वेश्चन नंबर आगे चलना अपने को। क्वेश्चन नंबर चलो आप किस में, 9 में। तो 9 भी आप इंपोर्टेंट लगा लेना एक बार, है ना। इधर आ बेटा, इधर आ, याद करने के लाया है। राइटिंग दिखा, सही कर राइटिंग को, राइटिंग को सही कर, राइटिंग को सही, है ना। हाँ, फोड़ दूंगा ये, चल। इनकी ये स्थिति है कि पता नहीं क्या ही है। कल ऐसे कहा था इस सेट को दो आना, पर नहीं दोते। चलते हैं, देखो आगे क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ आप। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है ना। ध्यान का मतलब समझ रहे हो ना, सारा ध्यान फोकस बोर्ड पे रखना है। देखो आकृति 10.13 देख ली। अब 10.13 में आप देखो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश हैं। एक्स वाई तो ऊपर दे रखा है, एक्स डैश वाई डैश नीचे दे रखा है, नीचे वाला लाइन। और ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं, दोनों स्पर्श रेखाएं हैं और समांतर भी हैं। अब कैसे होती है समांतर, वो मैंने कल आपको सिद्ध करके बता दिया था। और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है, जो कि आपके लिखा हुआ है ना। और फिर हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर होता है किसके, 90 डिग्री के, ठीक है ना। तो इसको हम एक बार डायग्राम बना लेते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है बेटा, ना इंपोर्टेंट भी लगा लेना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर है 9। आपके एक वृत्त दे रखा है ना ऐसे, और वृत्त में आपको एक स्पर्श रेखा दे रखी है ऐसे, और एक स्पर्श रेखा दे रखी है इस प्रकार से। और ये है स्पर्श रेखा x और ये है y, ये है x डैश और ये है y डैश। और पी क्यू इनके बीच में व्यास दे रखा है P और Q। ये P दे रखा है, ये Q दे रखा है। इसके बाद है एक स्पर्श रेखा और है जो A और B से मिलती है, यहाँ से मिलते हुए आती है, इससे मिलते हुए फिर जाती है। ये है A और ये है B। और एक बिंदु है यहाँ पे जो स्पर्श बिंदु है वो है C। ये एक त्रिभुज बनाता है, सही है ना। अब आपको देखो क्या कहा है इसने, वो मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन को आपको पढ़ के समझ नहीं आया ना, आप इधर देख के समझो। इसने कहा है कि दो स्पर्श रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, एक एक्स वाई और एक एक्स डैश वाई डैश। एक्स वाई तो ये वाली है, एक्स डैश वाई डैश ये है। एक स्पर्श रेखा और है जिसके एक बिंदु है ए, दूसरा बिंदु है बी और स्पर्श बिंदु है सी। और एक कोण बनता है, कौन सा, कोण ए और ये बिंदु है ओ और ये है बी। तो कोण ए ओ बी ये 90 डिग्री का कोण है, ये हमें सिद्ध करना है। मतलब जो ये कोण बनेगा ना ये वाला, ये कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का कैसे सिद्ध करोगे, इसको पता नहीं, वो कैसे करेंगे अभी देखो इधर। ये 90 डिग्री का कोण हो ही नहीं सकता बेटा इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से 90 डिग्री का हो सकता है क्या, नहीं। तो इसको 90 डिग्री का सिद्ध करने के लिए मैं एक लंब डाल देता हूं यहां से, ठीक। तो आप क्या लिखोगे, ओ को सी से मिला है। सबसे पहले ओ को सी से मिला दिया, मिलाते ही क्या बना कि ओ सी लंब हो गया किस पे, ए बी पे। ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है, और इस पे ये त्रिज्या हो गई ना, और ये त्रिज्या हो गई तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री। लेकिन हमें ये कोण 90 डिग्री का नहीं दिखाना, हमें ये दिखाना किसका है, ये वाला कोण 90 डिग्री का दिखाना, अंदर वाला। तो आप थोड़ी देर के लिए मानो कि ये कितने डिग्री का कोण है, सर ये 90 का है, ये भी कितने का है, 90 डिग्री का, सही है ना। अब आप लिखोगे सर्वप्रथम ओ को सी से मिलाया एवं ओ सी लंब हो गया किस पे, ए बी।
ठीक है ना। और ओ सी लंब हो गया ए बी पर, तो कोण सी बराबर कितने डिग्री का हो गया, पर में 10.1 से। अब आप देखो आप कि सर यहाँ पे कितने कोण हो गए, एक तो इधर वाला हो गया, एक नीचे वाला हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक तो कोण हो गया ये वाला, एक कोण हो गया ये वाला। अब ये दोनों कोण मिला के कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। अब बताओ 90, अकेला ये हो गया, इसका मतलब ये 45 और ये भी 45 हो, तभी 90 बनेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, तो 90 तो अकेला यही हो गया। अब बचा ये 45 और ये 45 हो, तो 90 हो जाए, या फिर ये कुछ और हो, ये भी कुछ और हो। अगर ये 45 होगा तो ये भी 45 होना चाहिए, तो 45 पे 90 हो जाएंगे। 45 दिखा नहीं सकते ऐसे तो अपन क्या करते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये लाइन खींची हुई है ना, ये वाली नीचे वाली, ये बीच में ओ और सी को मैंने मिलाया है, उस लाइन के ऊपर देखो आपको दो त्रिभुज नजर आएंगे। नजर आ रहे हैं क्या दो त्रिभुज, कौन से सर, एक तो नजर आ रहा है ओ पी ए, आ रहा है ना। एक कौन सा नजर आ रहा है, ओ ए सी या ओ सी ए, एक ही बात है। अब मैंने देखो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बीच में ले लिया, यहाँ से देखो ओ पी ए, यहाँ से ओ सी ए। तो सबसे पहले मैं इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग लिख लेता हूँ। अगर ऊपर वाले दो त्रिभुज में सर्वांग सम दिखाता हूँ, तो उसी प्रकार से नीचे वाले त्रिभुज है, तो उसी प्रकार से नीचे वाले भी सर्वांग सम कहलाएंगे। अब सर्वांग सम दिखाने का फायदा क्या होगा, आप देखो इधर मैं ले रहा हूँ त्रिभुज ओ पी ए, देखना ध्यान से, ओ पी ए एंड त्रिभुज ओ सी ए, ओ सी लेने पर। अब बेटा आप देखोगे कि सर ओ सी ए, ओ पी ए, ये दोनों लिए हैं, तो इसमें देखो ओ सी क्या है, वृत्त की त्रिज्या। इधर से आप देखो तो ओ पी, ये भी क्या है, वृत्त की, और वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो दोनों बराबर होंगी कि नहीं होंगी। तो सर ओ सी बराबर होगा किसके, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, और त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं। दूसरा देखोगे आप कि ओ पी ए, ये वाला त्रिभुज, ओ सी ए ये वाला त्रिभुज, उसमें ओ ए दोनों में आ रहा है, तो ओ ए बराबर ओ ए उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो सर ओ ए बराबर ओ ए, ये कैसी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। तीसरा आप कहोगे सर कोण सी 90 डिग्री है, कोण पी भी 90 डिग्री है, परिमेय 10.1 से, तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं। तो सर कोण सी बराबर कोण पी कैसे है सर, एस एस ए, मतलब एस ए एस। जब भी एक तो देखो ऐसे एस नियम तो आपको पता चले गया, जब भी 90 एक कोण है और वो 90 डिग्री का है, वो आपस में बराबर है, तो उसको आर एच एस लिख देते हैं, आर एच एस नियम लिखते हैं उसको। आप लिखो चाहे मत लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 90 डिग्री का कोण है ना, तो आप लिखो ऐसे एस नियम तो गलत नहीं है, लेकिन आप आर एच एस नियम लिखोगे तो उससे इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, चेक करता है ना जो, तो उसमें आरएचएस लिखते हो ना आप कि आरएचएस नियम द्वारा है, ऐसे एस नियम ही, आप ऐसे ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऐसे एस की जगह आप 90 डिग्री का कोण अगर बराबर दिखा रहे हो, उसको आरएचएस लिख रहे हो, तो वो सही रहता है ज़्यादा। तो इसको मैं ऐसे एस नियम ना लिख के क्या लिख रहा हूँ, आरएचएस नियम। ऐसे एस भी आप लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो ना। तो आप क्या लिखोगे इसको, आरएचएस नियम से। बताओ दोनों त्रिभुज क्या हैं, तो सर त्रिभुज ओ पी ए बराबर होगा त्रिभुज ओ सी ए, सर्वांग सम होगा, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो उसी प्रकार नीचे वाले भी तो है ना, कैसे सर, ओ बी बराबर ओ सी ओ क्यू बराबर कोण क्यू कोण सी बराबर, वही नियम है सारा। तो इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं 90 डिग्री का, ओ क्यू बी सर्वांग सम है ओ सी बी के, तो आप लिखोगे इसी प्रकार, यहाँ पे लिख दूं मैं, इसी प्रकार ओ क्यू बी, त्रिभुज ओ क्यू बी सर्वांग सम होगा किसके, ओ सी बी के, ओ सी बी के। अब इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांग सम दिखाया है मैंने, तो क्यों दिखाया वो देखो आप। अब ये सर्वांग सम है तो इसके सारे कोण क्या हो जाएंगे, और इसकी सारी भुजाएं भी क्या हो जाएंगी। अब कोण बराबर होंगे तो हमें और कोण बराबर हो कि नहीं हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें ओ वाला कोण चाहिए बीच में। हमें क्या सिद्ध करना है,
कहाँ है, सिद्ध करना है वो, हाँ लिखा नहीं तो कोई बात नहीं, हमें ये सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी ये 90 डिग्री का है, मतलब बीच में ओ कोण आ रहा है तो ना, मतलब ये वाला कोण 90 डिग्री का दिखाना है, तो इस वाले कोण को अपने को ज्यादा महत्व देना है। तो यहाँ पे देखो ये मैंने लिखा कि त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम है त्रिभुज ओ सी ए के, तो इससे हमें दो कोण मिलते हैं। कौन से कोण, ऊपर वाला है ना ये वाला त्रिभुज है ना पूरा, इसमें दो त्रिभुज आ रहे, इसमें एक बार देखो कि मैं यहां से लिखूं कि पी ओ ए, एक कोण लिखा मैंने कौन सा, पी ओ ए, और एक कोण लिखा मैंने ए ओ सी, दोनों बराबर होंगे कि नहीं, क्योंकि सारे कोण और सारी भुजाएं बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगे। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं कि कोण पी ओ ए बराबर होगा किसके, कोण ए ओ सी के। इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। ऊपर वाले कोण कंप्लीट हो गए। नीचे चलो, ऐसे ही इसमें क्या लिखूंगा मैं, कोण बी ओ क्यू, और यहां से कोण बी ओ सी, ये भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो यहां से बी ओ क्यू लिख लो, कोण बी ओ क्यू बराबर होगा कोण बी ओ, समीकरण नंबर दे दो, ठीक है। अब आप इतना तो कर लिए, अब आप ध्यान से देखो तो सर ये पी क्यू क्या है, ये जो पी क्यू है ना ये वाली ये रेखा, ये पी क्यू क्या है, एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, मतलब यहाँ से लेके और ये पूरा जो यहाँ तक घूम रहा है ना ये कोण, ये कितने डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री का। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो कि इस वाले त्रिभुज में देखो, आप कौन से वाले में, मैं अलग अलग कलर इसीलिए लाया हूं आज, इस वाले त्रिभुज में, इसमें देखोगे तो आपको कोण दिखेगा पी ओ ए, दिख रहा है। दूसरा देखोगे नीचे वाले में इसमें तो आपको दिखेगा ए ओ सी, ठीक है। तीसरा आप चलोगे तो आपको दिखेगा बी ओ सी, और चौथा आप चलोगे तो आपको दिखेगा ओ क्यू ओ बी, मतलब ये चारों कोण आएंगे और चारों कोण आपस में मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो कितने डिग्री होना चाहिए, 180, सही है ना। मतलब ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये चारों जुड़ जाएं आपस में तो कितने डिग्री आना चाहिए, तभी तो ये सरल रेखा होगी, तभी तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो सर देखो मैं समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ देता हूँ, जोड़ने का मतलब है कि LHS में नहीं जुड़ेगा, मेरे को 180 डिग्री दिखाना है, 180 डिग्री दिखाना है तो मेरे को इस कोण को इस कोण को इस कोण को और इस कोण को चारों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो मैं जोड़ता हूँ, यहाँ पे देखो कोण पी ओ ए प्लस कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ क्यू प्लस कोण बी ओ सी बराबर होना चाहिए कितना, मैंने कुछ नहीं कहा, ये सरल रेखा कहती है कि मेरे ऊपर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें सर सिर्फ इतना सिद्ध करना है कि यहाँ से लेके और यहाँ वाला जो कोण है ये वाला ये 90 डिग्री का होना चाहिए। हमें तो ये दो कोण चाहिए ना, दो कोण कौन कौन से, ए ओ सी, तो कोण ए ओ सी कहाँ है, ये रहा, सही है। एक हमें चाहिए सर बी ओ सी कहाँ है, ये दो कोण ही चाहिए मेरे, हमें इन दोनों कोणों का योग कितना चाहिए, 90 डिग्री चाहिए, यही सिद्ध करना है। तो ये बाकी के कोण है फालतू के हैं, इनको हटा दो, हटाएंगे तो सर पी ओ ए, तो सर पी ओ ए को मैं क्या लिख सकता हूँ समीकरण नंबर 1 से, कोण ए ओ सी लिख सकता हूँ। तो इसको मैंने लिख दिया कोण ए ओ सी, प्लस है तो कोण ए ओ सी एक और है ना आगे, प्लस अब ये बी ओ क्यू नहीं चाहिए, बी ओ क्यू कहाँ है, ये रहा, तो इसको मैं कोण बी ओ सी लिख सकता हूँ क्या, तो इसको मैंने लिख दिया कोण बी ओ सी, प्लस में भी क्या है आगे कोण बी ओ सी, और बराबर में क्या है 180 डिग्री, सही है ना। अब आप कहोगे ए ओ सी कितनी बार आ गया, बी ओ सी कितनी बार आ गया, तो सर 2 ए ओ सी लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 बी ओ, तो लिख दिया ऊपर वाले को 2 कोण ए ओ सी, प्लस इसको क्या लिखूंगा 2 कोण बी ओ सी बराबर में, अब सर दोनों में देखो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को मैंने ले लिया कॉमन, यहां से बचेगा कोण ए ओ सी प्लस कोण बराबर कितना 2 एक कम 2, और ये कितनी बार कटेगा, और आप ध्यान से देखो कोण ए ओ सी और बी ओ सी का है, ए ओ सी बी ओ सी टोटल मिलके क्या बनाएगा ए ओ बी, तो इसको मैं टोटल को क्या लिखता हूँ कोण ए ओ बी बराबर किसके है 90 डिग्री, और यही तो हमें सिद्ध करना था।
हैंड से बोलो, कोई दिक्कत? छाप लो इसको।